हिस्ट्री इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज ही 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। निम्नलिखित में से गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किया था? तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। खालसा पंथ ने गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था? गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ का विद्रोह किया था? तो बंदा बहादुर के साथ गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पास खालसा पंथ ने गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बंदा बहादुर के खिलाफ। बंदा बहादुर। कह रहा है कि कौन से कथन सही है, कौन से कथन सत्य है? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना से पूर्व और पश्चात राजपूतों और मुगलों शासकों की कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं। ये सही बात है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना से पहले और पश्चात में राजपूत और मुगलों से कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं। गुरु सिंह की मृत्यु के पश्चात बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा मुगल सत्ता का विद्रोह हुआ था। बंदा बहादुर के नेतृत्व में, एक बात सही, बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपना शासन का सार्वभौम बताया। ये भी सही है। गंगा और सिंधु नदी के बीच में उन्होंने अपना प्रशासन की स्थापना किया। एक गलत है, गंगा और सिंधु नदी के बीच में नहीं। 1715 में बंदा बहादुर के बंदी बना लिया गया और 1716 मार दिया गया। यह सतलुज जो खालसा प्रशासन की स्थापना हुआ था, सतलुज और यमुना नदी के बीच क्षेत्र में था। बंदा बहादुर जो था ना, सतलुज और यमुना नदियों के बीच में। 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना किया था? तो बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपना शासन में प्रशासन की स्थापना किया था? सतलज और यमुना नदी के क्षेत्र में। सतलज और यमुना नदी के क्षेत्र में। जत्थों और मिसलों का संयुक्त सेनाएं क्या कहलाता है? तो दल खालसा कहलाता था। जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं क्या कहलाती थी? तो दल खालसा कहलाता है। दल खालसा। निम्नलिखित में से राखी व्यवस्था का संबंध किससे था? तो सिख से था। राखी व्यवस्था सिख धर्म से संबंधित था। राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उनके उपज का कितना प्रतिशत के रूप में लिया जाता था? तो 20% लिया जाता था। राखी व्यवस्था के साथ कितना? उपज का 20% लेती थी। कितना? उपज का 20%। करेक्ट कथनों पर विचार करना। तो असत्य यानी गलत को चुनना। तो गोविंद ने प्रेरित किया था कि शासन उसके भाग्य में। 18वीं सदी के अंतिम भाग में सिख के इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। सिख के इलाके थे सिंधु से लेकर यमुना के तक। दोनों के दोनों सही है, इसमें कोई न गलत है। सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में किस जगह को राजधानी बनाया था? तो लाहौर के बनाया था। 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने कहाँ राजधानी बनाया था? लाहौर में। करा कि कथनों पर असत्य कथन को चुनना है। तो शिवाजी की अस्थायी स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवारों में से शायद है। मराठों ने 1720 के दशक में मालवा और गुजरात को मुगलों से छीना था। 1720 दशकों में मराठा ने मालवा और गुजरात किससे छीना था? मुगलों से। वह सही है। चौथ और सरदेश मुख्य राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता और मजबूत करने के लिए मराठा का एक नींव था। तो ये भी सही है। करा 1700 के 30 दशक में मराठा नरेश को दक्कन प्रायद्वीप में कौन से वसूलने का अधिकार मिला था? कौन सा कर वसूल सकता था? तो 1730 में चौथ और सरदेश मुखी है जो मराठा को दक्कन प्रायद्वीप में टैक्स वसूलने का अधिकार मिला था। चौथ और सरदेश मुखी को एक प्रकार के टैक्स था। कह रहा है कि मराठा के विस्तार में कौन सा कथन सत्य है? 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने वाला मराठा साम्राज्य उत्तर में राजस्थान, पूर्व में बंगाल उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल प्रदेशों में फैल गई थी। तो 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद क्या हुआ? उत्तर में राजस्थान, पूर्व में बंगाल उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल प्रदेश तक फैली थी 1737 में।
इन क्षेत्रों में औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, तो औपचारिक रूप से नहीं किया था। मराठा के इस विस्तार के संसाधन भंडार तो मिल गए थे, अन्य शासक खिलाफ हो गए, तो ये भी सही है, 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। जाटों ने अंबर और आगरा का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनाया। विशाल बाग महल किस जगह बनाया था? तो जाटों ने अंबर और आगरा के समन्वय करते हुए विशाल बाग महल किस जगह बनाया था? तो ये कहाँ? दाग में, दीग में बनाया था। कहाँ पे? दीग में बनाया था। जाटों ने अंबर और आगरा के समन्वय करते हुए विशाल बाग महल बनाया था। कहाँ? दीग में। निम्न में से किस शासक ने भरतपुर प्रसिद्ध किला का निर्माण कराया था? तो सूरजमल के द्वारा। भरतपुर का प्रसिद्ध किला का निर्माण किसने बनाया था? सूरजमल के द्वारा। (1782) में रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे का तैयार करने का काम सौंपा था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1782 में हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था जेम्स रेनेल को। जेम्स रेनेल को सौंपा था। जेम्स रेनेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1782 में इम्पॉर्टेंट है, इस सत्य कथन को चुनना है। तो हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने के लिए कार्य रॉबर्ट क्लाइव और जेम्स रेनेल को दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव भारत का प्रथम गवर्नर था। ये प्रथम है, बंगाल के प्रथम गवर्नर था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये सही है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए हुए थे? तो तारीख में। इतिहासकार किस चीज़ में जादू खोए हुए रहते थे? तारीख में। कहते हैं कि शास्त्र भेंट किसको कहा गया था? प्राचीन पवित्र ग्रंथ को शास्त्र भेंट कहा गया था। शास्त्र भेंट प्राचीन ग्रंथ को कहा गया था। निम्न में से लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था? तो लिप्टन चाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिप्टन चाय की विज्ञापन कब तैयार किया गया था? 1922 में। 1922 में। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर कब बना था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर बने थे। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो जेम्स मिल के द्वारा। जेम्स मिल के द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखा गया था, जेम्स मिल के द्वारा। यह स्कॉटलैंड के थे। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एवं दार्शनिक थे जेम्स मिल। नेक्स्ट करा कि 1817 में इतिहास के हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नामक 3 कालों के बांटने वाला स्कॉटलैंड के दार्शनिक कौन था? तो ये था जेम्स मिल था। जेम्स मिल जो हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड दार्शनिक कौन था? तो जेम्स मिल बांटा था। अंग्रेजों के मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। निम्न में से किसका कथन है? तो ये जेम्स मिल का है कि अंग्रेजों के मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। यह कथन जेम्स मिल के द्वारा कहा गया था। इतिहासकारों ने इतिहास को आमतौर पर कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जब एक देश पूरे देश के दबदबे से इस तरह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक का बदलाव आते हैं, उसे क्या कहते हैं? औपनिवेश। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, उसे क्या कहते हैं? औपनिवेशक कहलाते हैं। औपनिवेशक। भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? तो ब्रिटिश काल है जो औपनिवेशिक युग से अभिप्राय है। ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए क्या बनाए गए थे? तो ये अभिलेखागार और संग्रहालय को बनाया गया था। जो ब्रिटिश दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए बनाया गया था, अभिलेखागार और संग्रहालय।
क्या निम्नलिखित में से भारतीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? भारतीय अभिलेखागार बनाया गया था 1920 में। कब बनाया गया था? 1920 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय संग्रहालय या राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में, जो 1920 के दशक में बनाया गया था। देश के शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया था? तो ये दिया था सर्वेक्षण पर दिया था। देश के शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात की महत्व दिया था? तो सर्वेक्षण पर महत्व अधिक दिया था। कह रहा है कि सही कथन का चुनना है, तो कह रहा है औरंगजेब भारत में के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिए थे। ये बात सही है। 1707 में अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु के बाद सारे मुगल सूबेदार, बड़े जमींदार अपने ताकत दिखाने लगे। ये सही था, और ताकतवर सामने आने लगी। गलत थे। एक दो क्या हो जाएगा? सही। ईस्ट इंडिया कंपनी है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब के साथ व्यापार करने का एक अधिकार कब प्राप्त हुआ था? एलिजाबेथ प्रथम से पूरब के साथ व्यापार करने का 1600 में प्राप्त हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ 1600 ईस्वी में। पहली बार यूरोप से भारत तक पहुंचने में समुद्री मार्ग का पता वास्को डी गामा ने खोजी। यात्री निम्न में से किस देश से था? तो पुर्तगाली था। वास्को डी गामा पुर्तगाली देश का था। निम्नलिखित में से फरमान क्या है? तो फरमान एक शाही आदेश था। फरमान अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया था? तो 1651 ईस्वी में। अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया था? तो 1651 ईस्वी में। हुगली नदी पर 1651। निम्नलिखित में से बंगाल के नवाबों का सही क्रम क्या था? तो मुर्शुदी खान आया था, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला। मुर्शुदी खान के बाद कौन आया था? अलीवर्दी खान। मुर्शिदी, अलीवर्दी खान, फिर बाद में सिराजुद्दौला। मुर्शिदी खान, अलीवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। पलाश का फूल रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। पलाश का फूल का रंग लाल होता है। पलाश का फूल का रंग लाल। निम्नलिखित में बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच। हेक्टर मुनरो और मीर कासिम। रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था तब उनकी उम्र क्या थी? तो 18 वर्ष थी। रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था, उनका उम्र कितना था? 18 वर्ष था। निम्न में से सहायक संधि को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो बेलजली ने सहायक संधि को शुरू किया था। मराठा के राजमंडल सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख कौन होता था? तो पेशवा होता था। कौन? मराठा राजमंडल के सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख कौन होता था? पेशवा। मराठों को दिल्ली पर शासन करने का सपना पानीपत की तीसरी लड़ाई में था। ये बात सही है। मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत कॉन्फेडरेसी यानी राजमंडल के सदस्य थे। मराठा सरदार एक पेशवा के अंतर्गत कन्फेडरेसी राजमंडल थे। आंग्ल में सालवाई की संधि समाप्त हुई। गलत। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को कानपुर के पास बिट्ठूर पेंशन के लिए भेज दिया गया। ये सही है। तो 1 2 4 हो जाएगा। बिट्ठूर भेजा गया था। निम्न में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के बाद उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा, दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों में कब्जे में आ गए थे? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद आ गया था।
आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आया था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मराठा 1803 और 5 के बीच में आया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पेशवा को कहाँ पेंशन के लिए भेज दिया गया था, तो कानपुर भेज दिया गया था, बिठूर कानपुर। तीसरा हुआ था 1817 से 1819 के बीच में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता नीति की शुरुआत किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग था जो सर्वोच्चता नीति को शुरुआत किया था। सर्वोच्चता नीति का शुरुआत कौन किया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने। निम्नलिखित में कौन कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो राजा चेन्नम्मा और रयन्ना। राजा चेन्नम्मा और रयन्ना के द्वारा अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व से संबंधित है। ये कर्नाटका में चला था। वहाँ पे कर्नाटका में। निम्न में से अंग्रेजों के पंजाब कब अधिग्रहण किया था, तो 1849 में। अंग्रेजों ने पंजाब का अधिग्रहण किया था 1849 में। 50 में ग्रहण किया था। निम्न में से रियासत का सबसे विलय नीति के तहत कंपनी का भूभाग का हिस्सा बन गया था, तो सतारा। सबसे पहले विलय नीति के तहत कंपनी का भूभाग हिस्सा बना लिया गया था, तो सतारा को 1848 में बनाया था। सतारा को देखो यहाँ पे सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852 में। संबलपुर 50, उदयपुर 52 में, नागपुर 1853 में, झांसी 1854 में हाथ में ले लिया था अंग्रेज। सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, 52-53, उदयपुर नागपुर और झांसी, उदयपुर नागपुर और झांसी 52-53 54, उदयपुर नागपुर झांसी 52-53 54, याद रखना, उदयपुर नागपुर झांसी 52-53 54। सतारा को कब अपनाया था, तो 1848 में, उदयपुर के 52 में, नागपुर के 53 में, झांसी के 54 में। उदयपुर नागपुर झांसी 52-53 54, उदयपुर नागपुर झांसी 52-53 54। निम्न में से किसने बंगाल में सही ढंग से शासन न चलाने का आरोप लगाते हुए ब्रिटिश संसद ने वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया था, तो एडमंड बर्क ने। किसने, एडमंड बर्क ने ब्रिटिश संसद ने वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया था। रॉबर्ट क्लाइव का मृत्यु हो गया था 1774 में, आत्महत्या किया था। इस पर महाभियोग चला था हेस्टिंग्स पर। 1785 में महाभियोग में इंग्लैंड लौटा था। कौन, हेस्टिंग्स ने। करा कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र के अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून के अलग अलग व्याख्या देते हैं और इन भिन्नताओं को खत्म करके समरूपता के लिए 11 पीड़ित भारतीयों के कानूनी का संकलन किया था। NB हाइलैंड ने संकलन अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 11 पंडितों के भारतीय कानून का संकलन तैयार करके काम सौंपा था। तो दोनों के दोनों सही है, गलत कोई नहीं। निम्नलिखित में से अंग्रेज को मुगल बादशाह में बिहार और उड़ीसा की दीवानी दिया गया था, तो ये क्लाइव को दिया गया था। क्लाइव था जो इंग्लैंड जाकर क्या किया, तो इस पर महाभियोग तो नहीं चला था लेकिन आत्महत्या कर लिया था 1774 में। 85 में महाभियोग चलाया था, 84 में किस पर, तो 84 में महाभियोग चला था किस पर, तो हेस्टिंग्स पर। ग्रामीण शासन चलाने के लिए कौन सा संदर्भ में सही कथन है, तो कंपनी के नियंत्रण में भूभाग के आर्थिक मामलों का मुख्य शासक बन गई, तो लेकिन कंपनी बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए ऐसे रास्ते ढूंढना चाहिए जिसकी काफ़ी आमदनी जुटाई जा सकती है। सही है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करने के लिए कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदें, ये भी सही है। और ये क्या गलत है, 1-2 सही हो जाएगा। 1770 में बंगाल के अकाल में कितने लोगों की मौत हुआ था, तो लगभग 1 करोड़ के। 1770 में बंगाल में क्या पड़ा था, अकाल। लगभग कितना मौत हुआ, 1 करोड़ का मौत हो गया था 1770 में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अस्थायी बंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में चला था।
1793 सत्य है। तो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जो बंदोबस्त शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदार के जमींदारों पर मान्यता दिया गया था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त, और उन्हें किसानों से लगान वसूलने के लिए कंपनी और राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया था। 19वीं सदी में पहले दशक में बाजार की कीमतें काढ़ने लगी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने, जिससे जमींदारों की आमदनी में सुधार हुआ, लेकिन कंपनी का कोई फायदा नहीं हुआ था। 1, 2, 3 इसमें क्या है, सही है। अस्थायी बंदोबस्त किस प्रांत में लागू हुआ था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1793 में। कौन किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। महलबाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में चलाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश में चलाया गया था महलबाड़ी। यह बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज की एक नई व्यवस्था थी जो 1822 में चलाया गया था। महलबाड़ी के संदर्भ में कथन कौन है सत्य, उसको चुनना है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी उत्तर पश्चिम प्रांत में हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था महलबाड़ी 1822 में लागू किया था। महलबाड़ी व्यवस्था राजस्व का अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। तो ये भी सही है। राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी के अदा करने का जिम्मा मुखिया के बजाय जमींदारों को सौंप दिया गया था। ये गलत बात है। इसमें जमींदार डायरेक्ट, किसान डायरेक्ट देते थे टैक्स। महलबाड़ी में क्या था? तो अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि समय समय पर संशोधन गुंजाइश का राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी के अदा करने के जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। तो ये तो सही होना चाहिए ना। ये भी तो ही कह रहा है कि मुखिया के बजाय जमींदारों के सौंप दिया। तो मुखिया डायरेक्ट महलबाड़ी में मुखिया देता था डायरेक्ट टैक्स, मुखिया देता था। निम्न में से माहौल क्या है? तो माहौल एक क्या था? तो एक गाँव का समूह था माहौल। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, रैयतवाड़ी किसके? रैयतवाड़ी थॉमस मुनरे के द्वारा, महलबाड़ी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरुआत किया गया था। ब्रिटिश नियंत्रण रैयतवाड़ी के संदर्भ में कथन है। तो रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण दक्षिण भारत के इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था किया गया था। यह रैयतवाड़ी दक्षिण भारत में किया गया था। इस व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने विकसित किया। धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू किया गया था। रैयतवाड़ी विकसित किया था कौन? थॉमस मुनरो ने। और रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदारी नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते हैं। तो रैयतवाड़ी डायरेक्ट किसान से टैक्स वसूलती थी। महलबाड़ी में मुखिया के द्वारा टैक्स वसूला जाता था। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारी के द्वारा टैक्स वसूला जाता था। अस्थायी बंदोबस्त था जो उत्तर प्रदेश में, और रैयतवाड़ी अस्थायी बंदोबस्त था जो पूर्वी बंगाल क्षेत्र में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में थी अस्थायी बंदोबस्त, जो डायरेक्ट किससे वसूला जाता था? रैयतवाड़ी डायरेक्ट जमींदार से टैक्स वसूलती थी। अस्थायी बंदोबस्त था जो डायरेक्ट किससे? तो ये जमींदारों के द्वारा टैक्स वसूला जाता था। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। फिर आ गया उसके बाद रैयतवाड़ी है जो ये दक्षिण भारत की तरफ यह लागू किया गया था रैयतवाड़ी, जो इसमें डायरेक्ट किसान से टैक्स वसूला जाता था। और एक था महलबाड़ी था जो ये उत्तर प्रदेश में अधिकांश भागों में लगा हुआ था, जिसमें इस मुखिया के द्वारा टैक्स वसूला जाता था, मुखिया के द्वारा टैक्स। नील में से नील का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो कपड़ा रंगने के लिए नील का प्रयोग किया जाता था। निम्न में से कलमकारी किसका? कलमकारी मॉरिस कॉटन छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल किया जाता था? कलमकारी या मॉरिस कॉटन की छपाई के लिए नीला रंग का प्रयोग किया जाता था। कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई के लिए।
मॉरिस कॉटन छपाई किस प्रसिद्ध कवि और कलाकार के द्वारा बनाए गए थे? तो ये विलियम मॉरिस के द्वारा बनाया गया था मॉरिस कॉटन छपाई। विलियम मॉरिस के द्वारा मॉरिस कॉटन छपाई किस प्रसिद्ध कवि और कलाकार के द्वारा बनाया गया था? तो विलियम मॉरिस के द्वारा। निम्नलिखित में से बोर्ड नामक पौधा कौन सा क्षेत्र में उगता था? बोर्ड नामक पौधा उगता था शीतोष्ण के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में बोर्ड नामक पौधा उगता था? शीतोष्ण के क्षेत्र में, जो बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए यूज किया जाता था। बोर्ड के पौधा से बैंगनी और नीले रंग का, जो शीतोष्ण के क्षेत्र में उगते थे। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो 30% था। जो 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? तो भारतीय नील का 30% था। 30% था। निम्नलिखित में से अफ्रीकी बागान में काम करने वाले गुलामों ने कब बगावत किया था? तो 1791 में। अफ्रीकी बागान में काम करने वाले गुलामों ने कब बगावत किया था? 1791 में। सेंट डोमिंगो में गुलाम का बगावत हुआ 1791 में, जो अस्को होदोल्स्की का चित्र था। किसका? अस्को होदोल्स्की का चित्र था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश को सेंट डोमिंगो में नील और चीनी के उत्पादन शुरू किया गया। इन बागान में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत कर दिए और उन्हें बागान को जला दिया और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांसीसी उपनिवेशवास में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। फ्रांस में उपनिवेश में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। इस घटनाओं के कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। नील की खेती दो मुख्य तरीकों से किया जाता था, नीज और रैयत के रूप में। नीज और रैयत के रूप में किया जाता था नील का खेती, नीज और रैयत के रूप में। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती है। सही। जिस समय नील की खेती होती थी उस समय किसानों के हल बैल भी धान की खेती में व्यस्त रहते थे। नील की खेती के लिए बहुत से सारे मजदूर की जरूरत है, ये भी सही है। नील की खेती के लिए छोटे उपकरण की जरूरत है, ये गलत बात है। छोटा थोड़े हुआ। रैयत से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? तो 25%। रैयत से कम भूमि पर 25% भूमि पर नील उगाना पड़ता था। 25%। बंगालों के रैयत का नील विद्रोह कब हुआ था? तो बंगालों का रैयत का नील विद्रोह हुआ था कब? 1859 में। मार्च 1859 में रैयतों का नील विद्रोह हुआ था। मार्च में 1859। मार्च 1859 में हुआ था नील विद्रोह। इम्पोर्टेंट। 1859 में नील विद्रोह के समय नील आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो एस.एल. एडन। एस.एल. एडन थे जो 1859 में नील विद्रोह के समय नील आयोग के अध्यक्ष बने थे। एस.एल. एडन। एस.एल. एडन बने थे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया था? तो ये कब घूमे थे? 1895 में देखा गया था। किस वर्ष बिरसा नाम के? 1895 में। और 1899 में मृत्यु हो गया था इनका। आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया था तो 1895 में। बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो मुंडा परिवार में। झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो घुमंतू खेती के नाम से जाना जाता है झूम खेती को। झूम खेती को घुमंतू खेती के नाम से जाना जाता है। घुमंतू। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को क्या कहते? परती कहा जाता था। बिना खेत किए उसे छोड़ दिया जाता था, उसे परती कहा जाता था। खोंड समुदाय किस राज्य में रहते थे? तो उड़ीसा में। खोंड समुदाय किस राज्य में रहते थे? तो उड़ीसा में रहते थे खोंड समुदाय। किस राज्य में लवाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे? तो लवाड़िया समुदाय का
लवाड़िया समुदाय था जो क्या करता था, तो गाय भैंस को पालते थे। किस राज्य में लवाड़िया समुदाय संबंधित है, तो लवाड़िया समुदाय संबंधित है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से यहाँ पे मिलान करना है। गद्दी कहाँ पे, गद्दी और बकरवाल हिमाचल प्रदेश में। खोंड कहाँ पे, तो खोंड है, खोंड उड़ीसा में है। लवाड़िया कहाँ की, तो आंध्र प्रदेश की है। और बकरवाल कश्मीर का है। तो गद्दी हिमाचल का, खोंड उड़ीसा का, बकरवाल कश्मीर का जनजाति, और लवाड़िया हाँ आंध्र प्रदेश के जो गाय भैंस पालते थे लवाड़िया। कह रहा है कि निम्न में से मध्य प्रदेश के घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन है, तो इसका घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो मध्य प्रदेश में यूज किया जाता है उसका नाम है बेबड़। बेबड़ क्या है, तो मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती, जिसे झूम खेती भी कहा जाता है, घुमंतू खेती को मध्य प्रदेश में बेबड़ कहा जाता था। बेबड़। निम्नलिखित में से असम में वन सत्याग्रह किसने किया था, तो सोंग्राम संगमा ने किया था। सोंग्राम संगमा के द्वारा वन सत्याग्रह किया गया था असम में। किसके द्वारा, सोंग्राम संगमा के द्वारा। सोंग्राम संगमा के द्वारा किया गया था। करा जनजातियों में कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831-32 में हुआ था कोल विद्रोह। 1855 में संतालों ने बगावत कर दिया था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था, इम्पोर्टेंट है। बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। मिलान करना है। खोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 में। बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में। हाँ 1855 में संथाल विद्रोह। बार्ली विद्रोह 1940 में। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। बार्ली विद्रोह 1940 में। बस्तर विद्रोह 1910 में। संथाल विद्रोह 1855 में। बस्तर 1910, बार्ली 1940। बस्तर 1910, बार्ली 1940। देखो कोल विद्रोह आदिवासियों में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में। 1855 में संथाल विद्रोह की बगावत हुआ था। बस्तर 1910 में। और महाराष्ट्र के बार्ली विद्रोह हुआ था 1940 में। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, विद्रोह था। 18वीं सदी में क्या हुआ था, तो 18वीं सदी में राजाओं और नवाबों की ताकत छीन ली गई थी। सत्ता और सम्मान खत्म होने लगा। भारतीय शासकों की स्वतंत्रता कम होने लगी। तो ये तीनों के तीनों हुआ था। कंपनी ने किस मुगल बादशाह का नाम हटा दिया था, तो सिक्कों से। कंपनी ने क्या किया, मुगल बादशाहों के नाम हटा दिया था, सिक्कों से, सिक्कों पर से हटा दिया था। 1849 में गवर्नर डलहौजी ने क्या ऐलान किया था, तो ऐलान किया था कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद परिवार को लाल किला में छोड़ना होगा। बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो गया था, तो 1849 में डलहौजी ने कहा कि लाल किला को छोड़ना पड़ेगा। 1856 में कैनिंग का फैसला किया कि बहादुर जफर का आखिरी मुगल बादशाह थे। कौन किया फैसला, कैनिंग ने 1856 में किया था। निम्नलिखित में से अंग्रेजों ने क्या सुधार किया, तो सती प्रथा का खिलाफ का कानून का विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। अंग्रेजी भाषा का शिक्षा का सक्रिय रूप बढ़ावा दिया। ये सब था। ईसाई धर्म के लिए कब नया कानून बनाया गया था, तो 1850 में। ईसाई धर्म के एक नया कानून कब बनाया गया था, तो 1850 में। 1850 में ईसाई धर्म का बना। निम्न में से पुस्तक माझा प्रवास किसके द्वारा लिखा गया था, तो विष्णु भट्टू गौडसे के द्वारा। विष्णु भट्टू गौडसे के द्वारा माझा प्रवास पुस्तक लिखा गया था। माझा प्रवास पुस्तक विष्णु भट्टू गौडसे के द्वारा लिखा गया था। 19वीं शताब्दी के दौरान डैश का विद्रोह उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा शस्त्र विद्रोह था, तो 19वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह था 1857 का विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है। 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका चर्बी वाले कारतूस था।
1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया था। किसको 1857 विद्रोह का नेता घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर को। किसे? बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया था 1857 के विद्रोह के। 1857 के क्रांति के युवा सिपाही मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया था? तो 8 अप्रैल को दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में इनको फांसी दिया गया था। 8 अप्रैल को दिया गया था। 1857 में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में फांसी के चंद दिनों के बाद मेरठ में तैनात सिपाहियों के कारतूसे के साथ अभ्यास करने से इनकार किया था। 8 अप्रैल को 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ जेल पर धावा बोलकर वह बंद कर दिया। सिपाहियों को आज़ाद कर दिया गया था। ये सही है। ये क्या है? तो ये सही है। कह रहा है कि इनकार कर दिया था। असत्य है। अफवाह भविष्यवाणी के प्रकोप और प्रसार में कोई भूमिका नहीं है। गलत। पेशवा के दत्तक पुत्र कौन थे? तो नाना साहेब थे। जो पेशवा के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। 1857 के क्रांति के समय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने ब्रिटिश सैनिकों किस शहर में खदेड़ दिया था? तो ये कानपुर में खदेड़ा था। नाना साहब खदेड़ दिया था। ब्रिटिश सैनिकों को किस शहर से खदेड़ा था? कानपुर से। निम्न में से किसे लेफ्टिनेंट 6 अप्रैल 1857 को अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों का भय को व्यक्त किया था? तो टाइलर ने। 6 अप्रैल 1857 को अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों का भय व्यक्त किया था। किसने? तो टाइलर ने। किस लेफ्टिनेंट ने 6 अप्रैल 1857 को अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा कि जिसमें उसने अंग्रेज के भय को व्यक्त किया था? टाइलर के द्वारा यह व्यक्त किया गया था। निम्न में से बहादुर शाह जफर रंगून जेल में अपनी अंतिम सांस कब लिया था? तो 1862 में लिया था। बहादुर शाह जफर रंगून जेल में अपनी अंतिम सांस कब लिया था? तो 1862 में। बहादुर शाह जफर रंगून जेल में अपनी अंतिम सांस कब लिया था? तो 1862 में लिया था। मध्य भारत और जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से किसने छापामार युद्ध चलाते थे? छापामार युद्ध चलाते रहे कौन? तात्या टोपी। आदिवासी और किसानों की सहायता के लिए छापामार युद्ध चलाते रहे तात्या टोपी। निम्नलिखित में से खुर्दा संग्राम कब घटित हुआ था? तो 1817 में खुर्दा संग्राम घटित हुआ था। 1817 इसमें खुर्दा संग्राम घटित हुआ। खुर्दा संग्राम 1817 में। 19वीं सदी में ब्रिटिश शासक क्या चाहते थे? तो रीति रिवाज और मूल्य की मान्यताओं के बदलना और देश के समाज का सभ्य बनाना। रीति रिवाज और मूल्यों की मान्यताओं को बदलना, देश के समाज को सभ्य बनाना। निम्न में से किस भाषाविद को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था विलियम जोन्स को। किसे? विलियम जोन्स को बनाया गया था। विलियम जोन्स को बनाया गया था। निम्नलिखित में से विलियम जोन्स के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो गलत को चुना। जोन्स कानून में माहिर होने के साथ साथ भाषाविद भी थे। ये सही है। 1783 में कलकत्ता आए थे और जूनियर कोर्ट के जज बने थे। उन्हें फ्रेंच संस्कृति को छोड़कर सारी ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के रूप में कार्यरत थे विलियम जोन्स। ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं के जानकार और विद्यार्थी होता है उस डैश कहा जाता है, उसे भाषाविद कहते हैं। जो कई भाषा की जानकारी रखते थे और विद्यार्थी भी थे, भाषाविद थे। हेनरी टॉमस कोल्डबुक और नेथानिएल हॉलबर्ड भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत और फारसी अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे। ये सही।
उन अधिकारियों का मानना था कि भारतीय सभ्यता को समझने के लिए पवित्र और कानूनी ग्रंथि के अध्ययन करना बहुत जरूरी थी। कंपनी कुछ अधिकारियों की दलील दी और अंग्रेजों के पश्चिमी ज्ञान उनके बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहित दी। ये भी सही है, तो इसमें सभी के सभी सही है। करा कि किस भाषाविद ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की गठन किया था? तो विलियम जोन्स ने। किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना किया था? विलियम जोन्स ने। कब किया था? 1782 ईस्वी में किया था। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका विलियम जोन्स के द्वारा स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है तो चुनेंगे। भारत के समझने के लिए प्राचीन पवित्र और कानूनी ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत जरूरी था। ये सही है। भारतीय प्राचीन ग्रंथ में अध्ययन प्रोत्साहित करने और संस्कृत में फारसी सहित काव्य पढ़ने की संस्थानों की स्थापना किया जाए। ये भी सही है। ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना जानता है उसे मुंशी कहा जाता है। जो फारसी को पढ़ना लिखना और पढ़ना जानता है उसे मुंशी कहा जाता था। 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ मदरसा खोला गया था? ये कोलकाता में खोला गया था। 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पे मदरसा खोला गया था? तो कोलकाता में खोला गया था मदरसा। सब अरबी फारसी भाषा और इस्लामी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 1781 में मदरसा खोला गया था कलकत्ता में। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में हुआ था। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना 1700 कब हुआ था? 91 में हुआ था। इसमें संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा चलाने के लिए यह किया गया था। बनारस हिंदू कॉलेज 1791 में। बनारस हिंदू कॉलेज। कथन में कहा गया कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत है और अरब समूचे देश सहित का बराबर है। किसका कथन है? तो थॉमस मैकाले के द्वारा कहा गया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत है और अरब समूचे देश के साहित्य के बराबर है। अरब के समूचे देश के साहित्य के बराबर है। यह कथन थॉमस मैकाले के द्वारा कहा गया था। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से भारतीय गवर्नर जनरल की शिक्षा के विषय में किसके नाम पर एक नीति पत्र जारी किया था? तो चार्ल्स वुड के नाम पर 1854 ईस्वी में लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल के शिक्षा के विषय में, जिसे वुड स्पीच भी कहा गया था, चार्ल्स वुड ने जारी किया था 1854 में। प्रचारक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भय से अपना मिशन किस स्थान पर खोला था? तो प्रचारक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भय से अपना मिशन किस स्थान पर खोला था? तो श्रीरामपुर में। कहाँ पे? श्रीरामपुर में खोला था। कहाँ पे? श्रीरामपुर। निम्न में से किस ईसाई प्रचारक ने 1830 के दशक में बंगाल और बिहार का दौरा किया था? तो ईसाई प्रचारक थे 1830 में बंगाल और बिहार का दौरा किया था विलियम्स एडम्स के द्वारा। 1830 में बंगाल और बिहार का दौरा किए थे विलियम एडम्स ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस देश के स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था? तो विलियम्स एडम्स ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए सौंपा था? तो विलियम्स एडम्स को दिया गया था। विलियम्स एडम्स शिक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। कह कि एडम्स के अनुसार बंगाल बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं, उनमें पढ़ने वाले बच्चे की संख्या 20 लाख से ज़्यादा। ये बात सही है। शिक्षा के तारीका काफ़ी जटिल था और बच्चे की फीस निश्चित होती थी। बेंच कुर्सी छपी हुई किताबें नहीं हुआ करती थी। गलत है। फसलों की कटाई के समय पाठशालाएं बंद होते थे क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे। ये सही है। बच्चे की फीस माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों से ज़्यादा और गरीबों से कम फीस देनी पड़ती थी। ये भी सही है। तो 1, 3, 4 इसका सही कथन हो जाएगा।
निम्नलिखित में से देसी शिक्षा में सुधार के लिए कथन पर विचार किया गया। तो कथन पर विचार के तो इसमें क्या कहा गया कि कथन पर विचार, तो इसमें सही चुनना है कि गलत, असत्य कथन को चुनना है। तो 19वीं सदी में मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, ये सही बात है। 1854 में कंपनी की देसी शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करने का फैसला लाया था, ये भी सही है। कंपनी ने सबसे पहले बहुत सारे पंडितों की सरकारी नौकरी से बाहर किया, ये गलत बात है। जिन गुरुओं के सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकार सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं को कमजोर पड़ने लगी, ये बात सही थी। इसमें कौन गलत है? तो तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से किस विचारक ने पश्चिमी शिक्षा का विरोध किया था? तो पश्चिमी शिक्षा का विरोध किया था कौन? तो इसमें से महात्मा गांधी और रविन्द्र टैगोर है जो पश्चिमी शिक्षा का विरोध किया था, महात्मा गांधी और रविन्द्र टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना कब किया था? तो शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किया था टैगोर के द्वारा, 1901 में। निम्न में से व्यापार और महाजनी से जुड़ी जाति क्या कहलाती थी? तो ये वैश्य कहलाती थी। व्यापार और महाजनी से जुड़ी जाति क्या कहलाती थी? तो वैश्य कहलाती थी, वैश्य। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था ब्रह्म समाज की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा का नाम से एक संगठन बनाया, कहाँ स्थापित किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था कलकत्ता में, कलकत्ता में बनाया गया था। निम्न में से सती प्रथा कब रोक पर पाबंदी लगाई गई थी? तो 1829 में लगाया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक किस विचारक की सहायता से सती प्रथा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहाँ गया? या राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर ये हुआ, विचारक की सहायता से किया था बेंटिक ने, किसके? तो ये राजा राम मोहन राय के विचारों पर किए थे। विधवा विवाह की अनुमति कानून किसके प्रयास से पास हुआ था? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह किसके कानूनों के प्रयास से पास हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया था, 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1856 में पारित किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। पंडिता रमाबाई ने विधवा महिलाओं के लिए विधवा गृह की स्थापना कहाँ किए थे? तो पुणे में किया गया था, पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था। विधवा गृह की स्थापना कहाँ किया गया था? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। विधवा गृह की स्थापना पुणे महाराष्ट्र। पंडिता रमाबाई का योगदान था, तो पुणे में कॉलेज स्थापना किए थे पंडिता रमाबाई। पुणे में एक समाचार पत्र का संपादन भी किए थे। पुणे में एक विधवा गृह का भी स्थापना किए थे। समाचार पत्र, कॉलेज के और विधवा गृह की स्थापना किए थे पंडिता रमाबाई। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कब बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था? तो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था, 1929। 1929 में बाल विवाह निषेध लागू किया गया था, 1929 में। 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था? तो परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये मुंबई में किया गया था 1840 में। परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? तो जाति व्यवस्था को समाप्त करना। परमहंस मंडली का मेन उद्देश्य क्या था? तो जाति व्यवस्था को समाप्त करना। और परमहंस मंडली का गठन कब किया गया था? तो 1840 में। यहाँ पे मिलान करना है तो मिलाएंगे। मदिग्गा समुदाय कहाँ से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। मदिग्गा समुदाय। लंबाड़ी भी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। महार समुदाय कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से महार समुदाय। और दुगला समुदाय गुजरात से संबंधित है। मदिग्गा समुदाय आंध्र प्रदेश से, महार समुदाय महाराष्ट्र से, दुगला समुदाय गुजरात से। महार महाराष्ट्र, मदिग्गा आंध्र प्रदेश, दुगला गुजरात से संबंधित है। दुगला गुजरात से।
सत्यनामी आंदोलन किसने चलाया था? तो सत्यनामी आंदोलन गुरु घासीदास के द्वारा चलाया गया था। सत्यनामी आंदोलन गुरु घासीदास। घासीदास ने सत्यनामी आंदोलन के माध्यम से किन लोगों को संगठित किया था? जो चमड़े के काम करने वाले निम्न जाति लोग को सत्यनामी आंदोलन के तौर पर जो चमड़े के कार्य करते थे उन जातियों को लोगों को क्या किए? संगठित किया। कौन? गुरु घासीदास। कौन से आंदोलन है? सत्यनामी आंदोलन के। पूर्वी बंगाल में चंडाल काश्तकारों का आंदोलन किसने चलाया था? पूर्वी बंगाल में चंडाल काश्तकारों का आंदोलन कौन चलाया था? तो श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा चलाया गया था चंडाल काश्तकारों का आंदोलन। पूर्वी बंगाल में चंडाल काश्तकारों का आंदोलन किसने चलाया था? तो हरिदास ठाकुर ने। हरिदास ठाकुर। चंडाल आंदोलन हरिदास ठाकुर। केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन किसने चलाया था? केरल में निम्न जाति के लिए आंदोलन चलाया था श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण गुरु ने केरल में निम्न जाति के लोगों के लिए आंदोलन चलाया था। श्री नारायण गुरु। गुलामगिरी नामक पुस्तक कौन लिखे थे? ज्योतिबा फूले के द्वारा। और 1827 में जन्मे ज्योतिबा फूले ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा दी गई थी। गुलामगिरी निम्न जाति के नेताओं में ज्योतिबा सबसे मुख्य थे। करैक निम्नलिखित में से किस समाज से सत्य समाज की स्थापना किया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा किया गया था। 1927 में अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू किया। निम्न में से किस जाति ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था? तो महार जनजाति। 1927 में अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। किस जाति ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था? तो महार जनजाति लिया था 1927 में। ब्रिटिश काल में गैर ब्राह्मण आंदोलन से संबंधित ई रामास्वामी का संबंध कथनों में से सही है? तो ई रामास्वामी कहाँ के थे? तो ये तो केरल के थे ना। पेरियार के नाम से जानते थे। इन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता था। ई.वी. रामास्वामी को स्वाभिमान आंदोलन का शुरुआत इन्होंने किया था। बी रामास्वामी ने स्वाभिमान आंदोलन शुरुआत किया था। ये हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। रामास्वामी थे जो वेद पुराण के कट्टर आलोचक थे। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस विचारक ने अछूतों के स्वाभिमान के लिए स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था? तो ये कौन थे? ई.वी. रामास्वामी नायकर थे। रामास्वामी नायकर आधुनिक समय में पहले भारतीय जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन का आध्यात्मिक गौरव का पुनर्स्थापित किया था। तो वेदांत दार्शनिक आध्यात्मिक के लिए विवेकानंद। कौन थे? विवेकानंद। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था और कहाँ किया गया था? तो ये 1867 में बम्बई में किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 बम्बई 1867 में बम्बई में किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था। विचार करें और सही कथन को चुनें। तो 1870 और 80 के बीच में राजनीतिक संगठनों का बागडोर वकील और अंग्रेजी देशी शिक्षा के पेशेवरों के हाथ में था। संप्रभुता और विचार के राष्ट्रपति बुनियादी तत्व होता था जो भारत की जनता को अपने मामले के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इसमें से सही कौन है? एक और दोनों सही हो जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने आर्म्स एक्ट कब पारित किया था? तो आर्म्स एक्ट पारित किया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1878 में। ब्रिटिश आर्मी एक्ट पारित किया था 1878 में। ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया था? तो दादाभाई नौरोजी के द्वारा। इनके द्वारा कितने रुपया एक प्रति व्यक्ति आय जोड़ा गया था? तो 20 रुपया। 1885 में देश भर के कितने प्रतिनिधि ने बम्बई में सभा करके राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे? तो 1885 में टोटल कितने व्यक्ति थे? 72 थे। स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कराए की कथनों पर विचार करें, सही कथन को चुनें। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया था। सैन्य व्यय में वृद्धि किया गया था। शस्त्र अधिनियम को रद्द किया गया था। तो इसमें तीनों के तीनों सही है।
निम्नलिखित में से गरम दल के नेता नहीं थे, तो कौन नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। लाल बाल पाल और अरविंद घोष ये सब गरम दल के नेता थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले थे जो नरम दल के नेता थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से बंगाल विभाजन के विरोध कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से याचिका और निवेदनों के राजनीति का विरोध करने वाले अमूल्य परिवर्तनवादी के प्रमुख नेता नहीं थे। याचिका और निवेदनों के राजनीति का विरोध करने वाले अमूल परिवर्तनवादी के प्रमुख नेता नहीं थे। कौन? तो गोपाल कृष्ण नहीं थे विरोध करने वाले। तो ये लाल बाल थे, अरविंद घोष भी थे गरम दल के। तो याचिका और निवेदन के नेता नहीं थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्रम निम्नलिखित में से मुसलमान और नवाबों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन कब किया गया था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन 1906 में किया गया था। मुसलमान और नवाबों के द्वारा किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। कांग्रेस के मध्य मार्गी और अमूल्य परिवर्तनवादी किस अधिवेशन में अलग हो गई थी? तो कांग्रेस के मध्य मार्गी और अमूल परिवर्तनवादी किस अधिवेशन में अलग हुए थे? 1907 में। 1907 में परिवर्तन हो गए थे। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था? तो 1916 के लखनऊ समझौता में हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था 1916 के लखनऊ समझौता में हुआ था। महात्मा गांधी ने 1915 में जब दक्षिण भारत से भारत लौट रहे थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे, तो उनकी उम्र क्या थी? तो 46 वर्ष था। 46 वर्ष में 1915 में भारत लौटे थे। निम्नलिखित में से गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किया था? तो 1895 में डरबन में। कहाँ हुआ था? तो 1895 में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। कहाँ पे? डरबन में किए थे। गांधी जी के द्वारा 1895 में नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे डरबन में। 46 वर्ष की उम्र में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो ये क्या है? तो सही हो जाएगा। 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण भारत से लौटे थे, तो गलत कथन को चुनना है ना। नस्ली भेदभाव के लिए फिनिक्स फर्म की स्थापना किए थे कब? रॉलेट एक्ट आया था 1919 को। 1919 को रॉलेट एक्ट आया था। निम्न में से किस अधिनियम के दौरान शैतान का करतूत और निरंकुशवादी बताया था? तो शैतान का करतूत और निरंकुश बताया था किस अधिनियम को? रॉलेट एक्ट अधिनियम को। काला कानून बोले थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किस कानून के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था? किस कानून के लिए अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ में महात्मा गांधी ने बोले थे। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए किस कब हड़ताल करने की योजना बनाई थी? तो योजना बनाए थे कब? रॉलेट एक्ट के विद्रोह में। तो ये बनाए थे 6 अप्रैल 1919 में। 6 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी जी ने हड़ताल मनाने की घोषणा किया था। 6 अप्रैल 1919 को किया था। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करने की योजना बनाई थी। 6 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन के नेता थे तो मोहम्मद अली और शौकत अली। यह 20 से 22 में हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह कहाँ किए थे? तो आंध्र प्रदेश में। वन सत्याग्रह कहाँ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ के पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों के द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाए थे? तो किसानों के द्वारा भारी लगान के कारण अहिंसक अभियान गुंटूर के आंध्र प्रदेश में चलाया गया था। कहाँ पे?
गुंटूर के खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए भारी लगान के लिए। कहाँ? खेड़ा गुजरात में चलाया था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। किसी ने संयुक्त प्रांत में स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों और गैर कानूनी बेदखलों के रुकवाने की भूमिका निभाई थी। तो महात्मा गांधी ने गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने की भूमिका मनाई और किसानों ने पट्टेदारों के लिए। और यह स्थित था कहाँ? प्रतापगढ़ में। कौन किए थे ये इसका भूमिका निभाई थी? महात्मा गांधी। चौरा चोरी कांड कब हुआ था? तो फरवरी 1922 में हुआ था। चौरा चोरी कांड फरवरी 1922 में। कह रहा है कि फरवरी 1922 में एक भीड़ भाड़ थी चौरा चौरी पुलिस स्थान के पर हमला करके उसे जला दिया और गांधी ने अचानक सहयोग आंदोलन के वापस ले लिया। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जैसे नेताओं ने क्या किए? तो नेताओं ने दलील थी और पार्टी के परिषद के चुनाव का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू का संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ थी। ये सब क्या है? तो सत्य है। इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में साइमन आयोग का गठन कब किया था? तो साइमन आयोग का गठन किया गया था 1927 में, लेकिन आया था 1928 में आया था साइमन कमीशन बनकर 1928। कह रहा है कि 1929 के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू 1929 की अध्यक्षता कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में। या 1929 कहाँ की अधिवेशन थी? तो ये लाहौर के था ना, लाहौर में हो रहा था। कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर कब देश की स्वतंत्र दिवस मनाने की घोषणा किया था? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर देश में स्वतंत्र दिवस मनाने की घोषणा किया गया था 26 जनवरी 1930 को। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली में स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ किए थे? 1928 में न्यू दिल्ली में किया गया था। दिल्ली में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किया गया था। कब भगत सिंह और चंद्रशेखर और आज़ाद राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस के अफसर की हत्या किए थे? तो 17 दिसंबर 1928 को हत्या कर दिए थे और 23 मार्च को फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1929 को फांसी दिया गया था भगत सिंह और राजगुरु को दिया गया था। और 17 दिसंबर 1928 को क्या किए? तो लाला लाजपत के लाठीचार्ज जॉन सॉन्डर्स को हत्या किए थे 17 दिसंबर 1928 को। भगत सिंह ने अपने साथी BK दत्त के साथ 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय बम परिषद में बम फेंका था। ये भी सही है, ये सही है। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में क्या किया? बम फेंके थे BK दत्त और भगत सिंह दोनों मिलकर। 1928 में कानपुर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ये गलत है, 1928 में नहीं, 1928 में किए थे लेकिन कानपुर में नहीं, दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में किया गया था। क्रांतिकारियों ने अपने परिचय कहा था कि उनका मकसद किसी जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया। 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 में। और 18 दिसंबर 1928 को जॉन सॉन्डर्स को हत्या किए थे। भगत सिंह के जब फांसी दी गई थी उनकी उम्र कितनी थी? मात्र 23 वर्ष थी। 23 वर्ष की उम्र में 23 मार्च 1931 में फांसी पड़ा था। निम्न में से कानून तोड़ने के लिए दंडी मार्च कब ऐलान किया गया था? नमक कानून तोड़ने के लिए दंडी मार्च 12 मार्च 1930 में किया गया था और इसका समाप्त किया गया था 8 अप्रैल 1930 में किया गया था समाप्त।
12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करने का ऐलान किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी यात्रा मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो ये साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में थे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल अंबाबाई का संबंध किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हुए थे अंबाबाई कहाँ की थी? तो ये कर्नाटक की थी। किस अधिनियम के तहत सरकार ने प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता का प्रावधान किया था? तो पूर्ण प्रांतों में तो ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था? तो भारत सरकार पूर्ण प्रांतीय प्रायत्तता का कौची हुआ? तो अधिनियम लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रांतीय विधिकायों में सरकार ने चुनाव का ऐलान कब किया था? तो प्रांतीय विधिकायों में सरकार ने चुनाव का ऐलान किया था 1937 ईस्वी में। कब किया था? 1937 ईस्वी में किया था। करा कि वीर लखन नायक डैश एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता ने जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दिया गया था। तो ये उड़ीसा के थे वीर लखन नायक उड़ीसा के एक प्रसिद्ध आदिवासी नेता थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लिए थे? भाग लिए थे, जिसके कारण उन्हें फांसी दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में हुआ था। मुस्लिम लीग ने देश में पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए कब प्रस्ताव पारित किया था? तो 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए कब प्रस्ताव पारित किया था? तो 1940 में स्वतंत्र राज्यों की मांग प्रस्ताव पारित किया था 1940 ईस्वी में। 1940 में मुस्लिम लीग स्वतंत्र राज्यों की मांग के साधारण कथनों पर विचार करना और सही कथन को चुने। 1937 में मुस्लिम संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनना चाहते थे, परंतु कांग्रेस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे फैसला क्या हो गया और बढ़ गया। तो मुस्लिम लीग 1937 में मुस्लिम संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर क्या बनाई? सरकार बनाना चाहती थी, और परंतु कांग्रेस प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया, जिससे फैसला बढ़ गया। और 1930 के दशक में आखिरी सालों से लीग मुस्लिम और हिंदुओं के अलग राष्ट्र मानने लगी थी। तो ये भी सही है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने जिन्ना को 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था। तो ये गलत है। करा कि असत्य कथन को चुनना। तो असत्य कथन कौन कौन है? 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन सक्रिय रहा। जिन्ना लखनऊ समझौता करवाने के लिए अहम भूमिका थे। मुस्लिम लीग 1930 में लाहौर अधिवेशन में जिन्ना पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा, ये गलत बात है। उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस का केवल एक सत्र की अध्यक्षता किया था, तो एको सत्र का अध्यक्ष नहीं किया था जिन्ना। बास्तिल के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो बास्तिल फ्रांस के किले की जेल थी। आमतौर पर लोग बास्तिल से घृणा करते थे। यह सम्राट का निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। तो उपयुक्त में से सभी है। बास्तिल क्या था? निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। आमतौर पर बास्तिल से घृणा थी। फ्रांस के किले की जेल थी ये। पेरिस तथा देश में देहाती क्षेत्रों के अधिकांश लोग संघर्ष क्यों कर रहे थे? तो वे लोग पाव रोटी महंगी कीमतों का विरोध कर रहे थे। पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में अधिकांश लोग संघर्ष कर रहे थे पाव रोटी महंगी होने के कारण। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो सम्राट की सही कथन चुनना है ना। तो सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा केंद्र था, ये सही बात है। सैकड़ों लोगों ने एक समूह में पेरिस के बास्तिल किले के जेल के तोड़ डाला और जहां के भारी मात्रा में गोल बारूद मिलने की संभावना थी। तो ये दोनों क्या है? सही है। दोनों के दोनों सही हैं। लुई सोलामा किस राजवंश से संबंधित है? तो बुर्बो राजवंश से संबंधित है। लुई सोलामा बुर्बो राजवंश से संबंधित है।
एस्टेट क्रांति, एस्टेट है जो क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाला श्रेणी है। एस्टेट क्या था? तो समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाला श्रेणी था एस्टेट। पादरी वर्ग था जो विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों का समूह को पादरी वर्ग कहता था। टाइड क्या था? तो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाले कर या कृषि के उपज में 10वें हिस्से के बराबर था। टाइड जो चर्च के द्वारा वसूला गया टैक्स था उसे टाइड कहा जाता। सीधे राज को अदा किए जाने वाला टैक्स को टाइल कहा जाता था। जो राज को वसूल किया जाता था टैक्स उसे टाइल कहा जाता था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 में फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। तो ये क्या? तो ये भी क्या सही है। फ्रांसीसी समाज में 3 एस्टेटों में बंटा था। तीसरे एस्टेट कुलीनबर्ग, ये गलत है। तीसरे एस्टेट में आबादी 90% किसान थे, ये सही है। प्रथम 2 एस्टेट कुलीनबर्ग और पादरी वर्ग के लोगों में विशेषाधिकार जमना प्राप्त था, ये सही है। तो इसमें गलत हो गया ऑप्शन बी। तृतीय एस्टेट में कौन से वर्ग शामिल नहीं थे? तो इसमें शामिल नहीं थे, कुलीनबर्ग नहीं शामिल थे तृतीय एस्टेट में। प्रथम 2 एस्टेट में कुलीनबर्ग थे और कुलीनबर्ग और पादरी वर्ग के लोग थे, कुछ विशेषाधिकार जन्माना प्राप्त थे। प्रथम 2 एस्टेट थे कुलीनबर्ग एवं पादरी थे, ठीक है ना। तीसरे वर्ग में कौन थे? तो तीसरे वर्ग में किसान थे। तृतीय स्टेट में कौन नहीं शामिल थे? तो कुलीनबर्ग और पादरी, ये प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट थे। तृतीय स्टेट में किसान, बड़े व्यापारी एवं अदालती कर्मचारी थे शामिल। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में किसानों में कौन सा कार्य नहीं करवाए जाते हैं? तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में किसानों को कौन सा कार्य नहीं करवाए जाते? कुलीनबर्ग की सेवा करना, सड़कों का निर्माण का सहयोग करना और कुलीनबर्ग में खेतों और घरों का काम करना। तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में किसानों में निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर वसूले जाते? तो ये टाइल वसूले जाते थे, जो डायरेक्ट राज्य से वसूला जाता था। टाइड है जो ये चर्च से टैक्स वसूला जाता था, टाइड। निम्न में से किस दार्शनिक राजा के दैवी और निरंकुश अधिकार का सिद्धांत का खंडन किया था? तो ये कौन था? तो जॉन लॉक के द्वारा निरंकुश का सिद्धांत खंडन किया गया था, जॉन लॉक के द्वारा। निम्न में से किस दार्शनिक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक साथ अधिकारी सरकार का प्रस्ताव किया था? तो रूसो के द्वारा किया गया था। जनता और उसके प्रतिनिधियों के एक साथ आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था कौन? रूसो के द्वारा। फ्रांस में कौन राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे? तीनों स्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे। तो ये क्या था? तो ये था स्टेट जनरल था। क्या था? स्टेट जनरल था। फ्रांस के कौन सी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे? स्टेट जनरल भेजते थे। स्टेट जनरल का आह्वान तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया था? तो 1789 ईस्वी में स्टेट जनरल के द्वारा तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन 1789 में किया गया था। निम्नलिखित में से स्टेट जनरल के कथनों पर विचार करें। सम्राट लुई 16वां 5 मई 1789 में नए करों का प्रस्ताव का अनुमोदन किया जो स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी। तो ये क्या है? ये हो जाएगा सही। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को मत देने का अधिकार था। तो ये गलत बात है। इसमें दुए को देता था, कुलीन और पादरी वर्ग देता था। तीसरे वर्ग में प्रतिनिधि की मांग रखी और पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। तो ये सही है। सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि का विरोध जताते हुए अपने नेशनल असेंबली को घोषित कर दिया गया। तो ये भी सही है। नेशनल असेंबली को क्या कर दिया? घोषित कर दिया।
द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो रूसे के द्वारा लिखा गया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक था। तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि के लोग सम्राट द्वारा उनकी मांग को अस्वीकार करने के बाद कहाँ जाते थे? तो टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे। तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि के लोग सम्राट द्वारा उनकी मांगों को अस्वीकार करने के बाद कहाँ जमा हुए थे? तो टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे। कहाँ पे? टेनिस कोर्ट में। जब उसका क्या हुआ, जब उसका मांग नहीं हुआ तो उन लोगों ने एक जगह कहाँ पे? टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे। निम्न में तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया था? तो नेशनल असेंबली का नेतृत्व किया था किसने? तो मिराबियो और आम्बेसिए ने। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि के नेशनल असेंबली का नेतृत्व किसने किया था? मिराबियो और आम्बेसेई ने। सम्राट की शक्तियों का अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों के मूलभूत अधिकार प्राप्त करने की प्रेरित करने के लिए कब संविधान बनाया गया था? तो 1791 में बनाया गया था। 1791 में सम्राट के अंकुश का और मनुष्यों के मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए 1791 में संविधान बनाया गया था। तीसरा स्टेट क्या है जो नाम से प्रचार पुस्तक पैम्पलेट किसने लिखा था? तो आम्बेसिए के द्वारा लिखा गया था। तीसरा स्टेट क्या है? नाम से प्रचार पुस्तक पैम्पलेट किसने लिखा था? नाम से प्रचार पुस्तक पैम्पलेट किसने लिखा था? तो आम्बेसिए के द्वारा लिखा गया था। नेशनल असेंबली ने करों और कर्तव्यों और बंधनों वाली समानती व्यवस्था को उन्मूलन का आदेश कब पारित किया था? करों और कर्तव्य तथा बंधनों में समानती व्यवस्था को उन्मूलन का आदेश कब दिया गया था? तो आदेश दिया गया था कब? तो ये 4 अगस्त 1789 को, 4 अगस्त 1789 को दिया गया था। नेशनल असेंबली का संविधान प्रारूप कब पूरा हुआ था? तो 1791 में नेशनल असेंबली का संविधान प्रारूप पूरा हुआ था 1791 में। कह रहा है कि कौन सी विशेषता फ्रांस के 1791 संविधान में नहीं था? तो इस संविधान में नहीं था। फ्रांस की संवैधानिक राजतंत्र था और स्त्री और पुरुषों का अधिकारों का घोषणा था। कर अदा करने में 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले और केवल पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया था। बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी। ये नहीं था संविधान के 1791 के फ्रांस के संविधान में नहीं थे बोलने की आज़ादी। निम्न में से पुरुष और नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसके द्वारा बनाया गया था? 1790 में ले बारबिए के द्वारा बनाया गया था। पुरुष और नागरिक के अधिकार घोषणा पत्र कौन बनाया था? तो 1790 में ले बारबिए के द्वारा बनाया गया था। पत्रिका लामी द पल्प जनता का मित्र, लामी द पल्प जनता का मित्र किस क्रांतिकारी पत्रकार द्वारा तैयार किया गया था? लामी द पल्प किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जियो पाल के द्वारा किया गया था। जियो पाल के द्वारा। मिलान करना तो मिलाएंगे। तो कह रहा है कि पहला, टूटी हुई जंजीर दासों की आज़ादी का प्रतीक है। टूटी हुई जंजीर किसके लिए? दासों के प्रतीक था। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था। राजदंड। अपनी पूछ लिए हुए सांप, अपनी पूछ लिए हुए सांप किसका प्रतीक है? तो सनातनता का प्रतीक है। और डैनी वाली स्त्री, डैनी वाली स्त्री है जो कानून का मानवीय रूप है। डैनी वाली स्त्री। टूटी हुई जंजीर दासों के आजाद के प्रतीक, राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था। देखो, टूटी हुई जंजीर किसका? आजाद का प्रतीक था। और राजदंड था शाही सत्ता का प्रतीक था। राजदंड। सनातनी जो अपनी पूछ मुंह के लिए सांप क्या था? सनातनी का प्रतीक था। और डैनी वाला स्त्री कानून का मानवीय रूप था। डैनी वाला। नेशनल असेंबली ने पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध की घोषणा कब प्रस्ताव किया था? पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध की घोषणा कब प्रस्ताव किया था? 1792 में। 1791 में फ्रांस की क्या बना था? संविधान बना था। निम्न में से जैकोबिन क्लब का सदस्य नहीं था? तो कुलिनबर्ग नहीं था। ठीक है ना। इसमें छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर एवं पादरी वर्ग थे, लेकिन कुलिनबर्ग जैकोबिन क्लब का सदस्य नहीं था। कुलिनबर्ग।
कह जैकोबिन क्लब सदस्यों के खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों के लेकर एक हिंसक विद्रोह योजना कब बनाई गई थी? तो 1792 में बनाया गया था। हिंसक विद्रोह योजना कब बनाया गया था? 1792 में। जो खाद्य पदार्थों की महंगाई अभाव से नाराज पेरिस वासियों के लेकर हिंसक विद्रोह योजना कब चलाई गई थी? तो 1792 में। फ्रांस में किसने राजतंत्र के अंत करके एक गणतंत्र घोषित किया था? फ्रांस के राजतंत्र के अंत करके एक गणतंत्र घोषित किया था किसने? तो कन्वेंशन के द्वारा, नवनिर्वाचित असेंबली कन्वेंशन नाम दिया गया था। और 21 सितंबर 1792 में राजतंत्र का अंत कर दिया गया था फ्रांस में। 1791 में संविधान बना, 1792 में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। लुई 16वां न्यायालय द्वारा किस आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी? तो देशद्रोह के रूप में लुई 16वां का मौत का सजा सुनाया गया था। आतंक राज किसने स्थापित किया था? तो रोबेस्पियर ने। आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो रोबेस्पियर के द्वारा किया गया था। आतंक का राज किसने स्थापित किया था? रोबेस्पियर। रोबेस्पियर की गिलोटिन पर कब चढ़ा था? तो जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ाया था। 1794 जुलाई में 1794 जुलाई में रोबेस्पियर को गिलोटिन चढ़ाया था। 1794। डायरेक्टरी राजनीतिक अस्थिरता किस सैनिक तानाशाह का उदय का आधार बना था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था। डायरेक्टरी की राजनीति अस्थिरता किस सैनिक तानाशाह का उदय हुआ? तो नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट। निम्न में से फ्रांस की महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 1946 में। फ्रांस में महिलाओं का राजनीतिक अधिकार मिला था 1946 में। निम्न में से महिला क्रांतिकारी ने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक का अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था? निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक के अधिकार का घोषणा पत्र का विरोध किया था? तो ओलंप दे गूंज। ओलंप द गूंज के द्वारा संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक के अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था। पुरुष एवं नागरिक के अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था किस महिला क्रांतिकारी ने? तो ओलंप द गूंज के द्वारा। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? तो 1848 में। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? 1848 में। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित के साधने के लिए डैश लोगों का गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी? तो ये निग्रो को। बागान मालिकों के अपने आर्थिक हित साधने के लिए निग्रो लोगों का गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। किसको? निग्रो। बास्तिल का विध्वंस के बाद 1789 में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून आया था वह क्या था? तो सेंसरशिप का समाप्ति था। बास्तिल के विध्वंस के बाद 1789 में सबसे महत्वपूर्ण कानून आया था वह था क्या? सेंसरशिप की समाप्ति। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में दिया गया है, तो गलत कथन को चुनना। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, ये सही है। नेपोलियन खुद यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना, ये भी सही है। उसने निजी संपत्तियों की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नौबतलब का एक समान प्रणाली चलाई। 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट की 1815 में क्या हुआ? हार हो गई। निम्नलिखित में से कह रहा है कि फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किसने किया था? तो टीपू सुल्तान और महात्मा गांधी ने। फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किसने किया था? टीपू सुल्तान और महात्मा गांधी जी के टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ने फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किया था। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय।
निम्नलिखित में से उदारवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो सभी धर्मों के समान और व्यक्तिगत स्वायत्त अवसर की समानता का सार्थक है। उदारवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सभी धर्मों के समान और व्यक्तिगत स्वायत्त अवसर का समानता में समर्थक करता है। ये उदारवादियों का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। उदारवादियों का मुख्य उद्देश्य था। यूरोप में रूढ़िवाद समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो परिवर्तन के विचारों का विरोधी था। यूरोप में रूढ़िवादी समूह का कौन सा कथन सत्य है? तो परिवर्तन के विचारों का विरोधी था, परिवर्तन नहीं चाहता था। 19वीं सदी में पूर्वार्ध के यूरोप में औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा मुद्दा नहीं था? औद्योगिकरण के कारण समाज के सामने कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा नहीं था? तो ये प्राथमिक शिक्षा नहीं था, बाकी सब था। बेरोजगारी था, आवास एवं जल निकासी था, काम के ज़्यादा घंटे और कम वेतन दिया जाता था, ये सब था। लेकिन प्राथमिक शिक्षा में औद्योगिकरण को समाज के सामने नहीं था बड़ा मुद्दा। 19वीं सदी में पूर्वार्ध के यूरोप में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक परिवर्तन का सत्य नहीं था? तो नए शहरों के बढ़ोतरी, औद्योगिक क्रांति था, नए औद्योगिक क्षेत्र हुए, लेकिन वायुमार्ग का विस्तार नहीं था 19वीं सदी के यूरोप में। निम्नलिखित में समाजवादी किसके विरोधी थे? तो समाजवादी थे जो निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवाद का मानना है कि सारी संपत्ति समाज के नियंत्रण में होनी चाहिए, ये सही बात है। समाजवाद का मानना है कि सारी संपत्ति किसमें? समाज के नियंत्रण में होना चाहिए। करें रॉबर्ट ओवन कहाँ के समाजवादी था? तो ये रॉबर्ट ओवन था जो ब्रिटेन का समाजवादी नेता था, रॉबर्ट ओवन। ब्रिटेन में समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी नामक की स्थापना कब किया था? ब्रिटेन में समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका 1905 में हुआ था। लेबर पार्टी का गठन ब्रिटेन में 1905 में हुआ था, 1905। निम्न में से सोशल पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? तो फ्रांस में सोशल पार्टी का गठन किया गया था, फ्रांस में। समाजवादियों ने अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर कब्जा कर लिया था, कब? 1970 में। समाजवादियों ने अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस का सत्ता पर कब्जा कब किया था? तो 1917 में रूस पर सत्ता कब्जा किया था, 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस और उसके पूरे साम्राज्य का किसका शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर किसका शासन था? रूस और पूरे साम्राज्य पर किसका शासन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के जार निकोलस द्वितीय। रूसी आबादी के बड़े हिस्से में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था? तो खेती-बाड़ी था, खेती-बाड़ी। रूस के अर्थव्यवस्था और समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार करेंगे। और इसमें कह रहा है कि सही कथन, रूसी साम्राज्य में 85% जनता आजीविका के लिए खेती ही पर निर्भर थी, सही। 1890 के दशक में रेल नेटवर्क, रूसी उद्योग और विदेशी निवेश के कारण कोयला उत्पादन दुगना और स्टील उत्पादन 4 गुना वृद्धि हुई थी। कोयला उत्पादन में दुगना, स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई थी 1890 के दशक में रेल नेटवर्क के लिए। तो ये दोनों सही है, बाकी सब गलत है। करें रूसी किसानों में कौन सा कथन गलत दिया है? तो किसान बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे, बेसवांत और नवाबों के बहुत सम्मान करते थे। रूस समय समय पर जमीन के अपने कॉम्यून को सौंप देते थे और कॉम्यून प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों की ज़मीन बांटते थे, ये सही बात है। रूसी किसान चाहते थे नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांटा जाए, ये भी सही है। 1914 में पहले रूस के राजनीतिक दलों का क्या दर्ज था? तो ये गैर कानूनी था। 1914 से पहले रूस में राजनीतिक दलों का क्या दर्जा था? ये गैर कानूनी कहा जाता था। मार्क्स के विचारों के मानने वाले समाजवादियों ने कब राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो रूस सामाजिक लोकतांत्रिक सामरिक पार्टी का गठन किया गया था? तो लेबर पार्टी का गठन 1805 में, लेकिन डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1898 में किया गया था। डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन 1898। कराए कि निम्न में से सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1900 में किया गया था। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन 1900 ईस्वी में किया गया था।
बोल्शेविक खेमे का मुखिया कौन था? तो ये लेनिन था। बोल्शेविक खेमे का मुखिया कौन था? तो लेनिन था। निम्न में किसके नेतृत्व में मजदूरों को एक जूलियस वेंटर पैलेस पहुंचा था? तो पादरी गैपोन के द्वारा। किसके नेतृत्व में मजदूरों को जूलियस वेंटर पैलेस पहुंचा था? तो पादरी गैपोन के द्वारा। पादरी गैपोन। रूसी क्रांति के समय किस क्रांति में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? तो 1905 की क्रांति को खूनी रविवार की क्रांति कहा जाता है। जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन अपनी सहमति से कब दिए? तो संसद या ड्यूमा के गठन का कब दिया? 1905 ईस्वी। 1905। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो इसे नया नाम करके पेत्रोगाद किया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग का नया चेंज करके पेत्रोगार्द रखा गया था। पेत्रोगार्द। निम्नलिखित में से राजशाही शासन का अंत कब हुआ था? तो फरवरी 1917 में राजशाही शासन का अंत हुआ था। फरवरी 1917। 1917 लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांग रखी थी उन्हें निम्न में से कौन सा शामिल नहीं किया गया था? तो युद्ध समाप्त किए जाए, जमीन किसानों के हवाले किया जाए, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो उसमें उद्योग मजदूर के हवाले नहीं किया गया था, एक गलत है। ठीक है। लेनिन अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या रखा था? तो कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या रखा था? तो कम्युनिस्ट पार्टी रखा था। जो लेनिन अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए रखा था, बोल्शेविक पार्टी का चयन करके कम्युनिस्ट पार्टी रखा था। बोल्शेविक के नाम चेंज करके कराए। निम्न में से पेत्रोगाद में बोल्शेविक ने कब विद्रोह किया था? पेत्रोगाद में बोल्शेविक ने कब विद्रोह किया था? तो 24 अक्टूबर 1917 को। 24 अक्टूबर 1917 को पेत्रोगाद में बोल्शेविक ने विद्रोह किया था। 24 अक्टूबर 1917 को। रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति नेता किसने बनाया था? तो ट्राट्स्की को बनाया गया था। रूस में 1917 के सैनिक क्रांति समिति का नेता कौन थे? तो रूस क्रांति 1917 में हुआ था, उसका क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो ट्राट्स्की था। ट्राट्स्की। निम्न में से कब परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया था? सोवियत टोपी का चुनाव बुदिया नोवका का था। यह 1918 में सोवियत टोपी का चुनाव किया गया था। 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित किया गया था जिसमें सोवियत टोपी थे, जिसे बुदिया नोवका का चुनाव किया गया था। बुदिया नोवका। रूस में गृह युद्ध के दौरान किन शक्तियों के रेड्स का विरोध किया था? तो ग्रीन और व्हाइट्स दोनों ने। रूस में गृह युद्ध के दौरान किन शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था? तो ग्रीन और व्हाइट का विरोध किया था। ग्रीन और व्हाइट का। निम्न में से भारतीय क्रांतिकारी मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो एम.एन. राय थे। मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। 1920 के दशक में इसकी स्थापना किया गया था। करा कि सोवियत संघ के इतिहास में सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था जिसमें 40 लाख से ज़्यादा मर गए थे? तो 1930 के 33 में। 1773 में बंगाल में अकाल पड़ा था, इसमें 1 करोड़ लोग मरे थे। और 1930 से 33 के शासनकाल में सोवियत संघ में अकाल पड़ा था जिसमें 40 लाख लोगों की मृत्यु हुआ था। रूस क्रांति से प्रेरित होकर कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? रूस क्रांति के। तो ये कब किया गया था? तो 1920 के दशक में किया गया था। रूस क्रांति से प्रेरित होकर कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में किया गया था। करा कि कौन से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? प्रथम युद्ध में कौन था? तो मित्र के में फ्रांस था, इंग्लैंड था, रसिया था और जापान भी था। इसमें प्रथम विश्व मित्र संघ में, लेकिन सेकेंड में चेंज हो गया था। तो जर्मनी था जो मित्र राष्ट्र में नहीं शामिल था। जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने कब समर्पण किया था? तो मई 1945 में।
मित्र राष्ट्र के सामने जर्मनी ने सौंपा था मई 1945 में। हिटलर ने किस प्रचार मंत्री के साथ बर्लिन का एक बंकर में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया था? तो ग्लोबल्स। हिटलर ने किस प्रचार मंत्री के साथ बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या किया था? तो ग्लोबल्स एक प्रचार मंत्री था। उसके साथ हिटलर ने क्या किया, एक बंकर में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया था। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना कहाँ किया गया? तो न्यूरेमबर्ग में किया गया था। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना न्यूरेमबर्ग में किया गया था और इसका इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल रखा गया था नाम, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। कह रहा है कि द्वितीय युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका मित्र राष्ट्र कब शामिल हुए थे? सोवियत संघ अमेरिका राष्ट्र कब शामिल हुए थे द्वितीय में? तो 1941 में शामिल हुआ था। धुरी शक्तियों के किस देशों को कहा गया? तो धुरी शक्तियों का देश जर्मनी, जापान, इटली था। जर्मनी, जापान, इटली धुरी में। और अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, और अमेरिका, रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब क्या था? मित्र राष्ट्र था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका कब मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ था? तो 1941 में शामिल हुआ था द्वितीय में, और प्रथम में 1917 में शामिल हुआ था, और अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 में, प्रथम में 1917 में शामिल हुआ था। साम्राज्यवादी जर्मन का पराजय और सम्राट के पद त्याग के बाद जर्मनी की संसदीय पार्टी ने नए राजनीतिक व्यवस्था के लिए कहाँ पर राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई थी? तो बाइमर में। जब पराजय और सम्राट के पद के त्याग के बाद जर्मनी की संसदीय पार्टी ने नए राजनीतिक व्यवस्था के लिए कहाँ पर राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई? तो ये बाइमर में। कहाँ पे? बाइमर में बुलाया था। प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी पर कितना हर्जाना डाला गया था? तो इसका 6 अरब पाउंड प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर हर्जाना के तौर पर डाला गया था। 6 पाउंड अरब डॉलर, 6 पाउंड अरब। निम्नलिखित में से बाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना कब हुई थी? तो बाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना किया गया था वर्साई के अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण। बाइमर गणराज्य का सबसे अधिक आलोचना कब हुई थी? जब अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण हुआ था। संधि। निम्न में से नवंबर का अपराधी कौन थे? तो नवंबर का अपराधी था बाइमर गणराज्य के समर्थक। नवंबर का अपराधी कौन थे? तो ये बाइमर गणराज्य का समर्थक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस समृद्ध प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था? तो राइनलैंड पर। जर्मनी के किस समृद्ध प्रदेश पर अधिकार कर लिया था? तो राइनलैंड पर अधिकार कर लिया था। राइनलैंड पर अधिकार कर लिया था प्रथम विश्व युद्ध हारने के दौरान। निम्न में से किस घटना के राजनीतिक रेडिकलवादी विचार को बल मिला? तो रेडिकलवादी विचार का बल मिला 1923 के आर्थिक संकट के कारण। 1923 के आर्थिक संकट के कारण रेडिकलवादी विचार पर बल मिला। जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की मुख्य मांग क्या था? जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग का मुख्य मांग क्या था? तो सोवियत संघ की सरकार बनाना। सोवियत संघ की सरकार बनाना जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग का एक डिमांड था। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, चला गया। जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डोब्स योजना किसने बनाया था? तो अमेरिका ने बनाया था। जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डोब्स योजना कौन बनाया था? तो अमेरिका के द्वारा। 1929 में अमेरिका महामंदी के समय जर्मनी में बेरोजगारी की संख्या कितनी पहुंच गई थी? तो ये 60 लाख पहुंच गया था। 1929 में जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या कितनी पहुंची थी? 60 लाख। दुनिया की सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ की है? तो ये अमेरिका की है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो अमेरिका की सबसे बड़ी है। नेशनल। हिटलर ने कब जर्मन वर्क्स पार्टी का नामक समूह का सदस्यता लिया था? हिटलर ने कब जर्मन वर्क्स पार्टी नामक समूह से सदस्यता लिया था?
तो 1919 के समय जब रॉलेट एक्ट आया था और जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो जर्मन बक्स पार्टी नामक समूह के सदस्यता लिया था हिटलर ने 1919 में। 1919 जर्मनी में नात्सीवाद का एक जनव्यापी आंदोलन कब बना? तो महामंदी के दौरान जर्मनी में नात्सीवाद का एक जनव्यापी आंदोलन बना महामंदी के दौरान। नात्सी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक में शुरुआती सालों तक जनता के सबसे बड़े पैमाने के रूप में उभरा था। निम्न में से किसने हिटलर के चांसलर पद पर संभालने का न्योता दिया था? तो हिंडनबर्ग को। हिटलर को चांसलर पदभार संभालने का न्योता दिया था किसको? हिंडनबर्ग को दिया था। कह रहा है कि हिटलर की सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर लोकतांत्रिक शासन के संरचनाओं का और संस्थानों का भंग करना शुरू कर दिया। तो ये बात सही है। 1933 में जारी किए गए अग्नि अध्यादेश जरिए शक्ति प्रेस सभा करने की आज़ादी नागरिक के अधिकार का प्रतिबंध हटा दिया, ये गलत और लगा दिया था। हिटलर ने विशेष अधिकार अधिनियम पारित करके जर्मनी को बाकायदा तानाशाही स्थापित किया, ये सही है। ये सही है। हिटलर ने कट्टर शत्रु के कम्युनिस्टों के रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों के बंद करके बर्बर तरीकों से दमन किया। तो ये बात सही। तो 1, 3, 4 की हो जाएगा सही। कह रहे हैं कि विशेषाधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था जिसके द्वारा हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना था? 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार पारित किया गया था 29 मार्च 1933, जिनके कारण जर्मनी का तानाशाह कौन बना? हिटलर बना। कब अधिनियम पास आउट किया गया था? 3 मार्च 1933 में। हिटलर की गुप्तचर पुलिस क्या कहलाती थी? तो गास्तेपो कहलाता है हिटलर का गुप्तचर पुलिस। हिटलर का गुप्तचर पुलिस क्या कहलाती? तो गास्तेपो कहलाती थी। जर्मन की अर्थव्यवस्था के पटरी पर लाने की जिम्मेदारी किस अर्थशास्त्री को सौंपी गई थी? तो हाल्मार्क्स को। जर्मन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिम्मेदारी किस अर्थशास्त्री को सौंपी गई थी? तो हाल्मार्क्स को सौंपी गई थी। हाल्मार्क्स। निम्न में से एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे के आड़ में 1938 में जर्मन ने किस देश को मिला लिया था? तो ऑस्ट्रिया को मिलाया था। एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे के आड़ में 1938 में जर्मनी ने किस देश को मिलाया था? तो ऑस्ट्रिया को मिलाया था। ऑस्ट्रिया। कह रहा है कि जर्मनी पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? तो सितंबर 1939 में। जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कब किया था? तो सितंबर 1939। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 45 के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के सोवियत संघ पर अटैक किया था कब? 1941 में किया था। जर्मनी ने सोवियत संघ पर अटैक किया था 1941 में, और 1941 में ही अमेरिका शामिल हुआ था। 1939 से। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका को शामिल होने के पीछे के क्या कारण था? तो जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर बमबारी। जापान द्वारा। नैड्रिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। नैड्रिक जर्मन आर्य ये कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के थे। नासी जर्मनी के कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आकी जाती थी? नासी जर्मनी में कौन सी नस्ल सबसे बेहतर आकी जाती थी? तो नॉर्डिक आर्य थे जो सबसे बेहतर नस्ल माना जाता था। निम्न में से अतिजीवता का सिद्धांत किसने दिया था? तो हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा अतिजीवता का सिद्धांत दिया गया था। हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा। निम्न में से घेटो संबंधित है तो किसी समुदाय औरों से अलग रखना। घेटो किससे संबंधित है? किसी समुदाय के औरों से अलग रखना घेटो संबंधित है। घेटो। निम्न में से युंगफोक एक नासी युवा संगठन है। युंगफोक क्या है? तो नासी युवा संगठन है युंगफोक। कह रहा है कि नासी यूथ लीग की स्थापना कब किया गया था? तो नासी यूथ लीग की स्थापना 1922 में किया गया था। 1922 में नासी यूथ लीग की स्थापना किया गया था। कह रहा है इक्वेशन से नाजियों का तात्पर्य क्या है? तो इक्वेशन से नाजियों का तात्पर्य है गैस चैम्बरों
कि में मृत्यु है। इक्वेशन से नाजियों का तात्पर्य है कि गैस चैम्बरों में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। यहूदियों के प्रति घृणा फैलाने के लिए नाज़ियों के कौन सा फिल्म बनवाई गई थी, तो द एटर्नल ज्यू बनाया गया था। जो यहूदियों के प्रति घृणा फैलाई गई थी द एटर्नल ज्यू के मूवी के दौरान, द इटर्नल ज्यू। पुस्तक लिखा गया है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये शार्लट बेराट के द्वारा। शार्लट बेराट के द्वारा थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स नामक पुस्तक लिखा गया था, शार्लट बेराट। उन बीज का नाम बताया जिसने निकला तेल चॉकलेट बनाने के काम आता है। निकला तेल चॉकलेट बनाने के काम आता है, तो उसका बीज का नाम है साल का बीज। निकला चॉकलेट बीज बनाया जाता है। निकला तेल चॉकलेट बनाने के लिए साल का बीज का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से चर्म शोधक का उपयोग क्या है, तो खाल से चमड़ा बनाने के लिए। चर्म शोधक खाल से चमड़ा। तेंदू के पत्ती का प्रयोग किस काम में किया जाता है, तो बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्ती का प्रयोग किया जाता है। 1700 से लेकर 1795 के बीच में औद्योगिकरण के दौरान दुनिया का कुल क्षेत्रफल का कितना भाग जंगलों का सफाई किया गया। 1700 लेकर 1795 139 लाख वर्ग किलोमीटर। 139 लाख वर्ग किलोमीटर है जो 1700 से लेकर 1795 के बीच में औद्योगिकरण के कारण क्षेत्रफल का कितना भाग सफाया किया गया, तो 139 लाख वर्ग किलोमीटर। सन 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था, तो 6वां भाग था। 1600 में भारत की भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था, तो 6वां भाग। निम्न में से स्लीपर कहाँ लगते थे, तो स्लीपर रेल के पटरी पर लगते थे स्लीपर। 19वीं सदी में इंग्लैंड में किस जंगल में लुप्त होने के कारण शाही नौसेना की लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आने लगी। शाही नौसेना की लकड़ी में आपूर्ति मुश्किल आने लगी, तो ओक के कमी के कारण ओक की लकड़ी की कमी के कारण क्या हुआ, तो शाही नौसेना बनाने में मुश्किलें आने लगे। ओक की लकड़ी नहीं मिल रहा था ना। 1850 के दशक में रेलवे के स्लीपर किससे बनाए जाते थे, तो लकड़ी से बनाए जाते थे। निम्नलिखित में से चाय और कॉफ़ी के बागान कैसे लगाए गए थे, तो वनों के साफ करके लगाया था चाय और कॉफ़ी के बागान। स्थानीय लोगों के द्वारा जंगलों का उपयोग एवं व्यापारियों द्वारा पेड़ों के अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था, तो पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया था, तो दायत्रिच ब्रैदरिस के द्वारा। दायत्रिच ब्रैदरिस के द्वारा क्या हुआ, वन महानिदेशक नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुआ था, तो 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना किया गया था। 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में किया गया था। निम्नलिखित में से इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे, तो देहरादून में स्थित है। इसका स्थापना 1906 में किया गया था। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कब किया था, 1906 में। इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक वानिकी पद्धति की शिक्षा दिया जाता था, तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। 1878 के अधिनियम में निम्न में से किस श्रेणी को शामिल नहीं किया गया था, तो प्रतिबंधित श्रेणी को 1878 के अधिनियम में शामिल नहीं किया गया था। प्रतिबंधित श्रेणी को आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण को 3 श्रेणियों के शामिल किया गया था। आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण को शामिल किया गया था 1878 के अधिनियम में, लेकिन प्रतिबंधित को नहीं शामिल किया। 1865 में वन अधिनियम के संशोधन कब किया गया था, तो 1878 में, और 1927 में वन अधिनियम को संशोधन किया गया था। 1865 वन अधिनियम को 1878 में, 1927 में संशोधन किया गया था। घर बनाने या ईंधन के लिए लोग लकड़ियाँ कहाँ से ले जाए जाते थे, तो संरक्षित वन से, और संरक्षित वन और दूसरा ग्रामीण वन से ले जाया जाता था। संरक्षित वन और ग्रामीण वन से। निम्नलिखित में से किस पेड़ के खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता था, तो महुआ के लकड़ी से खाना पकाने और रोशनी के तेल निकाला जाता था, महुआ के पेड़ से। कांटेदार छाल वृक्ष का कौन सा है, तो ये सेमूर। निम्न में से कांटेदार छाल का वृक्ष कौन सा है, तो सेमूर का है।
सेमूर। यहाँ पे मिलान करें तो मिलाओ। कह रहा है कि लादिंग कहाँ की है, तो दक्षिण पूर्व एशिया का है लादिंग, दक्षिण पूर्व एशिया। मिल्पा कहाँ की है, तो ये मध्य अमेरिका का है मिल्पा। मिल्पा कहाँ की है, तो मध्य अमेरिका का है। लादिंग दक्षिण पूर्व एशिया का, मिल्पा खेती होता है मध्य अफ्रीका में, मध्य अमेरिका में। चितमेन, चितमेन कहाँ की है, तो चितमेन है जो अफ्रीका का है चितमेन। और चेन्ना श्रीलंका की है। ये झूम खेती के उदाहरण। लादिंग कहाँ होता है, तो लादिंग होता है दक्षिण पूर्व एशिया में, मिल्पा मध्य अमेरिका में होता है। चितमेन कहाँ की, तो चितमेन होता है जो अफ्रीका का, और चेन्ना श्रीलंका की झूम खेती है। चेन्ना श्रीलंका की है और चितमेन अफ्रीका की है झूम खेती। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए कौन सा स्थानीय नाम नहीं है, तो इसका कुमारी है, बेबर भी है, पोंडू भी है, लादिंग नहीं है, लादिंग नहीं है। धैया, घुमंतू खेती को झूम खेती कहते हैं, इसका नाम है धैया, पेंदा, बेबर, नेब्बड़, झूम, पोड़, खंदाद, कुमरी। ये स्थानीय नाम। धैया, पेंदा, बेबर, नेब्बड़, झूम, पोड़, खंदाद, कुमरी, ये सब क्या है, झूम खेती का नामकरण है।